आने का ये पहला मौका बना, लेकिन विचारों से हम तथागत बुद्ध को अपने न्याय और समानता की लड़ाई का सबसे पुराना पुरखा मानते हैं। और उनका सबसे बड़ा एक वाक्य मुझे प्रिय है। जब उनसे उनके लोगों ने पूछा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, आपके बाद आपको कैसे याद किया जाए, तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा जो सबसे महत्वपूर्ण और हम जैसे लोगों को रोशनी देता है कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना। सच वह मानना जो तुम्हें सच लगे। अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उस बुद्ध की सरजमी पर मैं सबसे पहले याद करता हूं। और बिहार जब आने का मौका मिलता है, और ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस विचारधारा को हम पूरी मानवता के लिए सबसे जरूरी विचार मानते हैं, उस सामाजिक न्याय की विचारधारा को, संविधान की विचारधारा को, समाजवाद की विचारधारा को बहुत लंबे संघर्षों से, बहुत ताकत के साथ अगर किसी ने कायम रखा है तो वो बिहार की अपनी सरजमी है। इसलिए जब भी बिहार आने का मौका मिलता है, ऐसा लगता है कि हम अपने जड़ों की तरफ थोड़ा और गहरे जोड़ लेते हैं। इसलिए बिहार तथागत बुद्ध की सरजमी, और जहां हम आए वो त्रिवेणी संघ से लेकर के बाबू जगदेव प्रसाद की सरजमी और पीपी मंडल से लेकर के मंडल आंदोलन के उन तमाम संघर्ष करने वाले लोगों की सरजमी रही है, जिनकी कुर्बानियों का कर्ज हमारे ऊपर है। अगर उस दौर में उन लोगों ने कुर्बानियां न दी होती तो हमारे जैसे लोग आज यहां खड़े न होते और मुल्क के निजाम को आंख में आंख डाल करके ललकार नहीं रहे होते कि इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई कौन से जा रहे हैं। तो वो कर्जा हमारे ऊपर है, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले जनाब अली अनवर अंसारी साहब ने कही हो, या मुझसे ठीक पहले, उस पूरी वैचारिक विरासत को याद करते हुए हम सब के बहुत सम्मानित आदरणीय चौधरी साहब ने कहा हो, उदय नारायण चौधरी साहब जब बोल रहे थे तो जिस ओर वो इशारा कर रहे थे वो हमारा एक वैचारिक रिश्ता है। और जितनी बातें हमें कहनी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक हैं, तो विधायक बनने के बाद पहला काम करते हैं फॉर्च्यूनर खरीदते बढ़िया वाले। और आपके इलाके के विधायक हैं जो यहाँ खड़े होकर बोले कि फॉर्च्यूनर लेकर क्या करोगे, अगर उसको बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो विदेश पढ़ने भेजना, वैसे विधायक आपके देश में। तो बहुत सारी वैचारिक बातें सतीश जी ने कह दी, बहुत सारी वैचारिक बातें रिंकू जी ने कह दी, जो लगातार बिहार में जो दशकों पुराना संघर्ष का विरासत है, सामाजिक न्याय की जो विरासत है, जिससे शायद नई पीढ़ी के लोग वाकिफ भी नहीं हैं, उस विरासत को याद करते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन मंच चला रहे हैं। और उसके साथ चाहे वो गौतम प्रीतम जी हो, चाहे वो अलवर से आए हुए सुबोध जी हो, और मंच पर तमाम लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उन संघर्षों की विरासत को याद किया और बहुत वक्त से जिस कार्यक्रम को बहुत मुश्किल से चला रहे
डीके डाले बाबू देखिए अभी भी काम में लगे हुए हैं, उत्साह भी कम नहीं होने दिया, लेकिन इतने वक्ताओं को बुलवाया और सम्मान के साथ बुलवाया, उसके लिए इनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और आयोजन कर रहे ओबीसी महासभा के तमाम पदाधिकारी और वीरेंद्र बाबू का बहुत धन्यवाद। पहले ये कार्यक्रम अगस्त में होने वाला था, 18 अगस्त को तारीख मुकर्रर हो गई थी। इन्होंने हमसे कहा कि आपको 18 को आना है, सब कुछ तय हो गया, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम से लखनऊ जाना पड़ा। हमने वीरेंद्र बाबू से ये निवेदन किया, इन्होंने पूरे उस कार्यक्रम की तारीख 18 से 21 अगस्त कर दी। फिर उस दिन उस दिन 21 अगस्त को नहीं चल रही, आवाज जाएगी, सब लोग सुन। 21 अगस्त को कार्यक्रम तय हुआ और 21 अगस्त को हमने ये सोचा कि ये सामाजिक न्याय सम्मेलन होगा। आप लोग मत बोलिए, हमें बोलने दी, आवाज जाएगी। और 21 अगस्त को जब कार्यक्रम तय हो गया और उस कार्यक्रम के तय होने के बाद एक और वाकया हो गया, जिसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आज के विषय से वो बहुत सीधा जुड़ता है। और वो वाकया ये था कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कुछ जजों ने यह फैसला किया कि इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीम बहुत हो गई है और क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए। यह सुझाव दिया गया और वर्गीकरण कर दिया जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थोड़ी सी जातियों को बहुत ज्यादा लाभ मिला, इसलिए उनका बांट दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। देश में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हो गया, तो वीरेंद्र बाबू ने कहा कि हम तमाम लोग एकजुटता की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बांटने के लिए कोशिश कर रहा है और वह भी बिना आंकड़ों के। तो उस भारत बंद की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, तो उस कार्यक्रम को 21 अगस्त से फिर बदल करके 8 सितंबर तय किया गया। और इतनी बाधाएं एक साथ इस कार्यक्रम में आई। कार्यक्रम शुरू होने के पहले बिजली चली गई, जनरेटर खराब हो गया, कार्यक्रम के बीच में बिजली चली जा रही है, और कार्यक्रम चूंकि वैचारिक है, लोगों को भूख भी लग रही है, समय भी हो रहा है। अभी मान लीजिए कथा भागवत का कार्यक्रम होता और एक लाइन संचालक बोलता, अगर पूरा कार्यक्रम सुने खाना खाए तो 24 घंटे में कोई अनहोनी जीवन में हो जाए, तो कोई खाना खाने देगा क्या? अब यहाँ आए हैं, लगता है कि भाषण में सुनना है, बाद में सुन लेंगे, तो बहुत सारे लोग खाना खाने में चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग खाना खा के आ जाएंगे और जिस मकसद से कार्यक्रम हुआ है उसका विचार लेकर जाएंगे। देर हो गई, लंबा कार्यक्रम है, इसलिए बहुत देर तक भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सूत्रबद्ध रूप से 2-3 विषयों पर अपनी बात रखो। तो ये जो ओबीसी महासभा ने कार्यक्रम किया, सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद, जिन्होंने भी संवाद शब्द रखा है उनको मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में अच्छा ये होता है कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं, मैं सबसे आदर्श कार्यक्रम वो मानता हूं कि अगली बार आप यहाँ एक दरी बिछाइए, दरी पर हम सब लोग बराबर बैठे रहेंगे और बतियाया जाएगा। यहाँ कोई चीफ गेस्ट जैसा कार्यक्रम नहीं होता। मुझे बहुत खराब लगता है जब कोई मंच पर आकर अकेले गुलदस्ता भेंट करे। आपको अच्छा लगता है इसलिए हम सम्मान करते हैं, गुलदस्ता स्वीकार करते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, लेकिन हम जिस विचारधारा के लिए यहाँ आए हैं उसमें किसी एक लक्ष्मण यादव को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है।
उसमें आज जरूरत है कि हर गांव में उस विचारधारा के लोग पैदा हो जाएं और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए एक व्यक्ति का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति का संघर्ष और विचार का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, कार्यक्रम के बाद मिल लेंगे और जितना फूल माला पर पैसा खर्च करते हैं उसकी अगली बार किताब खरीद करके ले आइएगा। ये फूल माला मुरझा जाएंगे और किताब कभी मुरझाएगी नहीं और वो विचार गांव गांव तक पहुंचने का काम करेगा। और वो विचार किसका है? तथागत बुद्ध के बारे में नौजवान पीढ़ी, और मैं बहुत अच्छा मानता हूं इस कार्यक्रम को। अभी रिंकू जी से बात हो रही थी तो हम लोग यही कह रहे थे कि इस आयोजन में 50 साल से कम उम्र के लोग भी ज्यादा तादाद में आए हो, नौजवान बड़ी तादाद में आए हो। और इसके लिए मैं इन तमाम नौजवानों को बहुत बधाई भी देता हूं कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रमों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वरना आजकल इस देश में ऐसे लोगों का शासन है जो नौजवानों को ये समझा रहे हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म के कार्यक्रम में जाओ, उस तरह के कार्यक्रम में खूब चंदा मिलता है। अब वीरेंद्र बाबू कैसे कार्यक्रम किए होंगे, कितना पैसा चंदा जुटाए होंगे मुझे नहीं पता, और आप लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में काहे मदद करेंगे जी? आपको लगेगा कि इनको सांसद विधायक बनना होगा इसलिए इतना कार्यक्रम कर रहे। अभी कथा भागवत हो जाए तो आप उधार मान के चंदा देंगे। अब चूंकि वैचारिक मंच पे सतीश जी ने और उदय जी ने जो वैचारिक बात कह दी है, थोड़ा असर तो हम लोगों का उस पर होगा ही। तो एक बार क्या हुआ कि महात्मा फूले ने एक नाटक लिखा है तृतीय रत्न, और उस नाटक में लिखते हैं कि एक आदमी के जीवन में बहुत कष्ट था, बहुत परेशान था, और ये मैं किस्सा सबको सुनाता। वो आदमी जब बहुत परेशान हुआ तो आसपास के लोगों ने सलाह दी कि उनके पास चले जाओ, वो धरती पर भगवान के अवतार है। वो कौन है समझ जाएंगे? जो धरती पर भगवान के अवतार हैं, वो आपका ग्रह नक्षत्र देखकर बता देंगे कि आपके जीवन में कष्ट क्यों है। वो आदमी वहां पहुंच गया, उन्होंने पत्रा दिखाया तो सामने से आवाज आई कि तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट इसलिए है क्योंकि शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो कहे शनि ठीक जगह पर कैसे आएगा? तो उसने कहा हवन कराना होगा, और रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, वरना कल को कुछ लोगों की भावना आहत हो जाए। हालांकि मैं देख रहा हूं जिस राज्य में सतीश जी जैसे विधायक हो और हमारे बीच में पूर्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हो, और जितना साफ बातें वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बिहार की तासीर में है कि बात साफ होनी चाहिए और क्लियर लड़ाई होनी। तो उस आदमी से जब कहा कि हवन कराओगे तो कष्ट मिट जाएगा, तो उसने कहा बड़ा खर्चा होगा। तो कहा कि हाँ 1000 रुपया उस जमाने के लिहाज। वो आदमी बोला नहीं है। तो पीछे से पत्नी की आवाज आई कि हवन कराने के लिए पैसा नहीं है, उधार मांग करके तुम हवन कराओ वरना हम लोग सुखी नहीं रहेंगे। उधार मांग कर सोच के देखिए आप उधार मांग करके चंदा देते हैं कि नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उधार मांग के किसी बच्चे को किताब खरीद कर आज तक कभी भेंट किए हैं क्या? किसी को कलम भेंट किए हैं क्या? कोई बच्चा अगर फीस नहीं जमा कर पाया कि स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो बताइए कितने बच्चों को आपने अपने पैसे से पढ़ाया है? तो मुफ्ती स्कूल देगा कि क्या देगा? बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि ये मंदिर मस्जिद जाने वाली भीड़ जिस दिन स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने लगेगी उस दिन सोने की दुनिया बनने। तो हम तो 14 साल, और साहब कह रहे थे कि 14 साल वनवास, और मेरे लिए वो 14 साल कितना बड़ा है कि उसने हमें बनाया। हम लोग कलम और किताब की वजह से बने, लेकिन हमारे हाथ से कलम और किताब छीन ली गई, छीन लिया उन लोगों ने। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरिट नहीं थी, इसलिए क्योंकि हम बोलते हैं, सच बोलते, उनके मुताबिक नहीं बोलते। और गुनाह केवल इतना था कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। वो चाहते थे कि बोलिए तो उनके हिसाब से बोलिए, बोलिए तो वो बोलिए जो नागपुर कहता है। हम बुद्ध की जमीन पर है, बुद्ध का पैगाम था,
यूनिवर्सिटी में सब क्या कर रहा है, हमारे लोग भी कह रहे हैं पहले संघम शरणम गच्छामि हो जाते हैं, नौकरी ले लेते हैं, परमानेंट हो जाए के बाद में बुद्धम शरणम और संघम शरणम और धम्मम शरणम हो जाए। अगर आप आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं, अगर आप आरएसएस के हैं, तो आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनेंगे, कुलपति बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, कॉलेजियम सिस्टम से जज बनेंगे, जज बनकर वहां फैसला देंगे, टीवी मीडिया में बैठ करके देश को बर्बाद करने के नफरत का व्यापार करेंगे। और अगर आप आरएसएस से नहीं हैं, तो आपको कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। ये इस देश में सबसे बड़ा खतरा इस समय नागपुर के आरएसएस के लोग बने हुए हैं, जो एक विचारधारा के रंग में सबको रंगना चाहते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई उस दक्षिणपंथी धर्म के नाम पर, देश को बांट करके सांप्रदायिकता के नाम पर आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ बराबरी और न्याय की लड़ाई है। इसलिए हम सामाजिक न्याय सम्मेलन में आपके बीच में आए हैं, ये कहने कि हम बंटने वाले और लड़ने वाले लोगों के साथ नहीं है, हम एकजुट होने की बात करने के लिए ना। और इसलिए जब उन्होंने नौकरी से निकाला, और जिसके बाद अभी उदय जी कह रहे थे, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बीच के तमाम साथी कल के कार्यक्रम में किताबों के कार्यक्रम में थे, और जो बात बोली है वो मेरी हिम्मत और मेरे तमगे की बात है। और जो बात बोली है उस किताब के बारे में, उस किताब को आप यहां से ले भी सकते हैं, इसलिए मत पढ़िएगा कि वो केवल लक्ष्मण यादव के इसलिए खरीद ले। वो उस किताब को इसलिए पढ़िएगा अगर आपको समझना हो कि इस देश में आज की तारीख में सबसे पहले खतरे में कुछ है तो कलम किताब खतरे में है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और शिक्षा खतरे में है, और भीतर से कैसे घुन की तरह उसको बर्बाद किया जा रहा है। अगर यह बात आज आप नहीं पढ़ेंगे तो 25-50 साल बाद अगर इस देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय खंडहर बन जाएंगे या किसी पूंजीपति का कारखाना बन जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे एक सवाल पूछेगी कि जब इन्हें खंडहर बनाया जा रहा था तो कोई समाज को जगाया कि नहीं, बताया कि नहीं, तो उसे प्रोफेसर की डायरी मिलेगी कि हाँ एक प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी को चिंता किए बिना जमाने से कह रहा था स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय को बचा लेना, वरना तुम्हारी पीढ़ियां मानसिक रूप से गुलाम पैदा हो। क्योंकि शिक्षा का काम केवल डिग्री बांटना नहीं है, चेतना देना है, समझदारी देना है। इस बात की समझदारी कि जानवर का बच्चा भी उसको पता है कि गौमूत्र नहीं पिया जाता है, गाय का दूध पिया जाता है। और आजकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं गौमूत्र में विज्ञान होता है, तो तुम 2-2 गिलास पीते रहो। हम दूध पीने वाले लोग जानते हैं कि गोबर खाया जाता है कि हलवा खाया जाता है। कोरोना आया था तो इस देश में कहा गया कि अगर गोबर, गाय का गोबर लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। याद है? हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। कोरोना आया तो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ। ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन पहुंचा रहा है? कभी मजाक नहीं देखा किसी ने कि अगर खून की जरूरत पड़ी तो वो खून हिंदू का है या मुसलमान का है, दलित का है, पिछड़े का है, पसमानदा का है या आदि पिछड़े का है। खून लेते समय नहीं देखते, और जब इंटरव्यू लेकर नौकरी देना होता है या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना होता है तो तुम वहां कॉलेजियम सिस्टम चलाते हो और यहाँ पर जातिवाद करते हो कि अगर राष्ट्रपति भी बन जाएंगे तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। बताइए सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जातिवाद है कि नहीं? उस कोरोना में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, किसानों के कानून लागू कर दिए गए। और बताओ नौजवानों, अगर ये बात हम और आप समाज को नहीं बताएंगे कि वो 3 किसानों के कानून आपदा को अवसर में बनाने के समय पास किए गए थे, बताइए सही है गलत? किसानों की फसलों और नस्लों को बेच देना अंबानी और अडानी के हाथ में, उसके लिए किसानों के कानून बनाए गए। हमसे समझदार तो किसान निकले
जो उन तीनों कानूनों को वापस लाने के लिए 13 महीने आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन उन कानूनों को वापस लिया। लेकिन उसी आपदा को अवसर में बदलने के वक्त नई शिक्षा नीति लागू करके कलम और किताब को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया गया है। और हमको सच बताइए, पता ही नहीं है कि स्कूल और कॉलेज बिक गए। मैं आपसे ये कहने आया हूं, सरकारी अस्पताल जैसे बर्बाद हुआ वैसे सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहा है, सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। और जो बचा है वहां नागपुर आरएसएस की शाखा का वहां आदमी सब अपॉइंट किया जा रहा है। ये हमारे दोस्त यहाँ अग्रज बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ गया यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में साथ थे और आंदोलन किए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं, वो कभी 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हैं, तो कभी जो है 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ता है, क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को बदल देते हैं। और अभी हाल ही में वो वर्गीकरण और क्रिमी लेयर लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में सब बैठा हुआ है। बिहार में है तो आजकल एक बात चल रही है, परिवारवाद। परिवारवाद, अगर आप गृह मंत्री हैं तो अपना बेटा को, जिसको न बोलने आता है, न ठीक से चलने आता है, न बतियाने आता है, जीवन में कभी बैट बल्ला पकड़ा नहीं है, पहले उसको BCCI का चेयरमैन बनवा देंगे और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना देंगे। हजारों करोड़ रुपया वो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह कमाएगा और उन्हीं की राजनीति करने वाले आपके घर में आके कहेंगे कि अपना बेटा बेटी को बहुत धर्म खतरे में है और धर्म बचाने के लिए तलवार लेकर करते हो। इसलिए मैं आपके बीच में चेतावनी देने आया हूं कि परिवारवाद वहां कहां ही नहीं है कि गृह मंत्री का बेटा धर्म बचाने का ही नहीं आता। अच्छा, गृह मंत्री के बेटा को कोई कथा भागवत करते सुना है क्या? वो बढ़िया एकदम कोट पैंट पहन कर कभी क्रिकेट मैच कराता है, अंग्रेजी बोलते, सुना ही नहीं आपने उसे? नहीं सुना। आजकल बिहार में सब नया नया सब जादूगर आया है, बहरूपिया। वो कह रहा है कि 9वां फेल आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बताओ देश के प्रधानमंत्री की डिग्री कौन सी है और जो फेक है कि नहीं है, इसका सवाल आज तक तुमने काहे नहीं पूछा हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री झूठी है, ये बात हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे ही यूनिवर्सिटी से वो डिग्री बनी और जिस सन में वो पढ़ाई की डिग्री बनी है उस सन में वो वाला फॉन्ट ही नहीं बना था जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री बन गई। अब प्रधानमंत्री का भाषण सुने, वो किताब दीजिए हमको, और बात प्रधानमंत्री की है तो बढ़िया से सुनिएगा। वो कहता है अपने आप को कि ओबीसी है, डिग्री झूठी है, और डिग्री झूठी होने के बाद एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, हम तो स्कूल गए ही नहीं, 35 साल भीख मांग कर कमाया है। अब 35 साल भीख मांग के कमाया तो डिग्री वाला इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री कब मिल गई? कौन पढ़ाया नहीं पता, उसका प्रोफेसर कौन नहीं पता, उनका सहपाठी कौन नहीं पता। भाई अनुज तरुण बैठे हैं तो हम बोल रहे थे कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े और साथ पढ़ाए हैं, और उनके साथ कौन पढ़ाया था, मोदी जी का सहपाठी कौन है मुझे पता है। एगो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैं पढ़ने में ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता था कि बाएं से दाएं, मैं फोटो की तरह खींच लेता था और ऐसे फोटो उतर जाता था और मैं डिग्री लेके पास हो गया। बताओ प्रधानमंत्री की डिग्री पर कि बिहार का जो रुपया सब आया के घूम रहा है कि 9वां फेल। बाबा साहब अम्बेडकर को पता था जिस देश में 3% लोगों को हायर एजुकेशन मिलना नसीब नहीं है, तो 97% लोग अगर स्कूल नहीं गए तो बताओ अगर उनको चुनाव लड़ने का अधिकार भी आप छीन लोगे तो पढ़े लिखे लोगों ने इस देश का कम कबाड़ा किया है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत है। इसलिए चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कहीं कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और उस संविधान में इसका रास्ता दिया है। तो जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मैला ढोने वाला, कपड़ा धुलने वाला, मोची, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, उनका बेटा बेटी भी इस देश का विधायक, सांसद, मुख्य
ये सब बहरूपिया आजकल घूम रहा है इतना पैसा लेकर के, परिवारवाद पर बात करता है। आज का विषय है कॉलेजियम सिस्टम। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके 100 परिवार बैठे हैं और उन्हीं का बेटा बेटी सब जज में जज बनता जा रहा है, और इतना बड़ा परिवारवाद इस देश में किसी को नहीं नजर आ रहा है। ये सब कॉलेजियम सिस्टम बनाए हुए, 5 जज बैठेंगे और छठवें को बताएंगे कि अगला जज हमारा ये वाला बनेगा। हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि अगर जज के घर कोई बेटा बेटी पैदा हुआ तो आपके घर कोई बेटा बेटी पैदा होगा तो कहेंगे बधाई हो, अगला कथा भागवत कराने के लिए कोई पैदा हो गया, कहेंगे आपको तो भाई मजा उसी में आ रहा है ना। स्कूल पढ़ने के लिए आप फीस किताब कॉपी बच्चा मांगेगा तो कहेंगे चुप रहो, पैसा नहीं है। और वहीं अगर इस तरह का काम करना हो तो सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। तो आपके घर बेटा बेटी पैदा होगा तो आप कहेंगे बेरोजगार पैदा हुआ है, और जज के घर कोई पैदा होता है तो लोग कहते हैं बधाई हो, आपके घर जज पैदा होगा, जज पैदा हो, और जज का बेटा जज बनेगा, वकील बनेगा। आपको पता है आरएसएस ने 1999 से 2003-4 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जितने लोगों को प्रमोट करके वकील से हाई कोर्ट या जिला जस्टिस में जज बनाया था, 20 साल बाद उसमें से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर पूरा कर चुके हैं। किससे लड़ाई है जरा यहां से समझिए। पिछली बार जब सरकार बनी तब जिनको वकील से जज बनाया उनमें से बहुत सारे लोग आज सुप्रीम कोर्ट में 20 साल बाद जज बन गए। उनका विजन देख रहे हैं, वो कितना दूर तक सोचता है। और कॉलेजियम सिस्टम लाया ही इसलिए गया है कि कोई उसका नियंत्रण न कर सके। बिना आरक्षण के आजादी का अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल में आज तक सुप्रीम कोर्ट में कितने परसेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जज बने हैं? बताइए, इस देश को जानने का अधिकार है कि नहीं? और अगर आपकी व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट तक इस देश के 90% कमेरा लोगों के बच्चे जज नहीं बन पा रहे हैं, तो बताइए उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ बहुत अच्छी बात तरुण जी ने बोली कि 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ फैसला कहां से आया? जो जुडिशरी से आया, न्यायपालिका से। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट से छिड़कानी न्यायपालिका से, और अभी जो फैसला आया है वो भी न्यायपालिका से। उस न्यायपालिका ने एक बार भी बोला क्या कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्गीकरण करने के लिए आंकड़े की जरूरत है, और बिना जाति जनगणना कराए आंकड़े नहीं मिलेंगे तो देश की पॉलिसी कैसे बनेगी? तो जाति जनगणना पर एक भी बार उनका फैसला नहीं आएगा। लेकिन एससी एसटी को लड़ा दो, ओबीसी ओबीसी को लड़ा दो, पिछड़े को अति पिछड़े से लड़ा दो, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा दो, और अपने बच्चों को कॉलेजियम सिस्टम से जज बनाते रहो। अभी हम जब पटना से आ रहे थे, हमारे बीच में लालटू जी बैठे हुए थे, वो हमारे साथ आ रहे थे, प्रेरणा संस्थान चलाते हैं। प्रेरणा संस्थान के लालटू जी हैं, उनका परिचय बहुत जरूरी नहीं है, उनके बारे में आप पता करिए। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन प्रेरणा कोचिंग चलाकर जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है कि वो आईएएस की पीसीएस की कोचिंग कर सके, उनको फ्री में कोचिंग कराने वाले और मॉक इंटरव्यू दे करके उनको अधिकारी बनाने का काम आपके समाज के कुछ लोग कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों की और जरूरत है जो इस तरह का काम करके शिक्षा की बात करें। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कही कि सर, हम लोग 10 साल दूर का भी नहीं सोच पाते हैं, और वो सब 50 साल और 100 साल बाद की भी रणनीति बनाए हुए हैं। बताइए, सच बात है कि नहीं? आज हम लोग केवल इस बात को सोच रहे हैं कि हालांकि भाजपा की सरकार एक आध बार और आ गई तो 50 साल 100 साल बाद की छोड़िए, 5 साल बाद क्या होगा इसी का पता नहीं। हर घर के सामने बुलडोजर खड़ा होगा, सबसे पहले बुलडोजर चलेगा किसी मुसलमान के सामने, उसकी दाढ़ी देखकर, उसकी टोपी देखकर उसके घर को गिरा दिया जाएगा। फिर वो बुलडोजर चलेगा किसी दलित के घर के पास,
फिर वो बुलडोजर चलेगा किसी अति पिछड़े के ऊपर, फिर वो बुलडोजर चलेगा किसी ओबीसी समाज के ऊपर, और एक दिन वो बुलडोजर सबको जमींदोज कर देगा। और जो लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद ने यहाँ पे खड़े होकर के शुरू किया था, जिसके लिए इसी जगह पर कुर्बानी दी थी, जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। देखो ये ओबीसी समाज का आंदोलन, त्रिवेणी संघ से लेकर के जगदेव बाबू का नारा, और नौजवानों ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है इस बात को गांव-गांव पहुंचाना। कि उस नारे को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम नारा तो लगा गए और उस नारे के लिए जगदेव बाबू कुर्बानी दे गए, लेकिन 90% है कहां? वो कहां है 90%? अपने सब एक जगह बैठे हुए हैं वर्चस्वशाली लोग, वही कॉलेजियम सिस्टम से जज बने हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपति बने हैं, प्रोफेसर बने हैं। मैंने आईटीआई लगाई के अनुची बैठे हुए यहाँ पर इतने फाइटर आदमी हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट नहीं किया। हमारा भी बिहार में नौकरी लगा था, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, लेकिन हमने सोचा कि जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं और हम उस समय पढ़ा भी रहे थे तो हम वहीं परमानेंट हो गए। तो अनुज जी की भी नौकरी लग गई। अनुज जी का घर चूंकि बिहार है, तो अनुज जी सोचे कि हम लोगों ने बाबा साहब के मिशन के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, ये सब दिल्ली में परमानेंट नहीं करेगा, और आज यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। और जब से प्रोफेसर बने, शिक्षक संघ के अध्यक्ष बन गए, पदाधिकारी बन गए, अम्बेडकर की बात करने लगे, तो इनके यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगा होगा कि बाबा साहब की बात करने वाला यूनिवर्सिटी में कौन आ गया। यहाँ तो केवल इस बात की बात करना चाहिए कि नाली के गैस से चाय कैसे बनाई जाती है, इस पर पीएचडी होनी चाहिए। समझ नहीं पाए क्या कि नाली के गैस से चाय कौन बनाया? जोर से बोलिए। अरे भाई, अब गया के लोग नहीं जानेंगे तो कितने बड़े महापुरुष से आप वंचित रह जाएंगे, जो पैदा नहीं हुआ है, अवतार लिया है इस देश का बेड़ा करने के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, नाले के गैस से चाय वही बनाया करते हैं। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद किया इसीलिए जा रहा है कि दिमाग की गुलामी आपको आ जाए और आप भी कहें कि हाँ नाली के गैस से चाय बनाई जाती है। बादल आता है तो रडार काम नहीं करता। दुनिया ने बहुत अच्छे खराब प्रधानमंत्री देखे होंगे, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री किसी ने नहीं, इतना बड़ा झूठ। लेकिन आपको और हमको बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जगदेव बाबू की इस जमीन से भाषण देना, घंटों हम उनकी आलोचना कर सकते हैं कि आरएसएस ये कर रहा, नरेंद्र मोदी ये कर रहे, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उनसे भी एक कदम आगे। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता, बुलडोजर चला रहे। आप जाति देख लिया, अगर आप यादव हैं तो आपको गोली मार देगी पुलिस, और अगर आप मुख्यमंत्री की जाति के हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, अपराध की भी जाति बना देना। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको माफिया कहा जाएगा, और आपकी जाति मुख्यमंत्री की जाति की है तो आप मसीहा हो जाएंगे। खुलेआम इस देश में जो हो रहा है, अगर इसको रोका न गया तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो पूरे देश में होगा, और उस बुलडोजर को हम रोक नहीं पाएंगे जो इन 90% लोगों के सीने पर चलेगा, क्योंकि वो सबसे पहले 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सामने खतरा बन गया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसमें हम लोगों की भी थोड़ी सी भूमिका रही होगी कि जिस अयोध्या के नाम पर 3 दशक से बीजेपी ने पूरे देश में नफरत की आग बोई, उत्तर प्रदेश के समाजवादी और अम्बेडकरवादियों ने मिलकर के पीडीए के जरिए उसी बीजेपी को यूपी में हराया, और उससे भी बड़ी बात, अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। अयोध्या में बीजेपी हार, तब से नींद नहीं आ रही, हालत खराब है। अयोध्या में हार गए क्योंकि था एक समय जब उस उत्तर प्रदेश में एक नेता जिसका नाम हुआ करता था मरहूम मुलायम सिंह यादव, और जब यहाँ बिहार में एक नेता जिनको सजा इसी बात की मिल रही है, लालू प्रसाद यादव, और जब सांप्रदायिकता का रथ चल रहा था, सांप्रदायिकता का रथ संविधान और कानून के ऊपर चलने को आमादा था,
तो बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर का एक वारिस, समाजवादी आंदोलन का एक वारिस उस सांप्रदायिकता के रथ के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया कि इस रथ को हम अयोध्या की तरफ जाने नहीं देंगे। और उसी की सजा मिल रही है कि हीरा चोर विदेश में मौज कर रहे हैं और हीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में जा रहे हैं और मुकदमा चल रहा है। आज की लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की वजह से आज अधूरी पड़ी, उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और उस समय उत्तर प्रदेश में जब लोग कुछ कानून को हाथ में लेकर हमला करने जा रहे थे कहीं, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कानून का राज बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए कानून को हाथ में लेने वालों को जब सजा देने का काम किया, तब जाकर के सामाजिक न्याय स्थापित हुआ था। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई का नाम हमारे सामाजिक न्याय में नहीं। और आज हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन कौन? मुसलमान। मैं आपसे कहने आया हूं कि तुम्हारा दुश्मन कौन? जो शिक्षा को निजी हाथों में बेच रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। हमारा और आपका दुश्मन कौन? जो कॉलेजियम सिस्टम की पैरोकारी करके अपने चहेते वकीलों को जज बनवा करके अपने मन मुताबिक फैसला दिलवा रहा है। बताओ, इस मंच से ये बात अगर मैं नहीं कहूंगा और जोखिम उठाकर कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये सब बात बोलने का कितना खतरा है। बिहार में तो बोल लेते हैं और अभी यूपी से ही होके जाना होता है, वहां क्या हाल है आप जानते हैं मुझसे बेहतर। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, राम मंदिर विवाद पर जिन जजों ने फैसला सुनाया, उनमें से एक जज राज्यसभा का सांसद किस पार्टी के साथ गया था? बताइए तो। और ये सवाल यहां नहीं पूछा जाएगा क्या? आज कोई फैसला सुना रहा है और वो फैसला सुना रहा है जो एक विचारधारा के पक्ष में है और फिर राज्यसभा का सदस्य बन गया। बताओ, वो जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाया होगा क्या? ये तो हम सवाल करते बतौर नागरिक अपने देश की हुकूमत से, इस देश के तानाशाहों से सवाल पूछते हैं कि बताओ, जज लोया क्यों मारे गए? पता चला क्या? उनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, हमें तो केवल नौकरी से निकाला, फिर भी मैं जिंदा हूं और बोल रहा हूं। इस देश में सच की हक की बात करने वाला, हमारी विश्वविद्यालय का कोई उमर खालिद 5 साल होने को है, वो आज भी जेल में है। बताइए, हम बहुजनों की लड़ाई में उमर खालिद की लड़ाई शामिल है कि नहीं? ये वैचारिक लड़ाई। बताइए कि प्रोफेसर हैमी बाबू जो ओबीसी समाज से आते हैं, आज भी वो जेल में। और बाबू जगदेव ने क्या कहा था? पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। मैं एक साथ इन तीनों पीढ़ियों को आज के समय में देख रहा हूं। हमारे सामने कुछ लोग आज भी गोली से मारे जा रहे हैं, हमारे सामने आज भी कुछ लोग जेल में हैं और हमारे सामने कुछ हमारे ही लोगों का वोट का सौदा करके राज भी कर रहे हैं। बिहार वालों, हनुमान को याद रखते हो ना? कुछ लोग कहे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, पहचान गए ना? समझदार को इशारा काफी। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई एक सवाल आपसे पूछेगी कि अगर विश्वविद्यालयों में 596 कुलपति बने थे 2018-19 तक, तो केवल 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब के और 36 कुलपति ओबीसी के थे। 550 कौन थे जिनकी आबादी 10% है कि 15% है कि 5% है? पता ही पता है क्या? बिहार में एक को बधाई देने का काम मन कर रहा है। हमारे बीच में उदय राय चौधरी जी हैं, कहानी कर दिया कि कौन किसका हक कितना लूट रहा है और कौन किसका नहीं लूट रहा है। इसलिए आज की लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो वो जाति जनगणना की लड़ाई, वरना आपको पता ही नहीं होगा। ओबीसी पहले से यहाँ तो बटा हुआ है, ओबीसी और ईबीसी, हालांकि उसका नुकसान उतना नहीं हो क्योंकि उनको हक और अधिकार मिला, हमें दिक्कत है। जब हमारी लड़ाई का नारा यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जितना यादव की जनसंख्या है उतना उसको हिस्सेदारी।
जितना कुर्मी की, कोयरी की, कुम्हार की, लोहार की, बढ़ई की, नाई की, मोची की, निषाद की, मल्लाह की जितनी आबादी है उतना उनका प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जमीन का मालिकाना हक और पूंजीपतियों में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देश का पैसा लेके जितना विदेश भागा है, अगर उसमें एक भी दलित, ओबीसी और आदिवासी है क्या? बोलिए जोर से, है क्या? कोई है क्या उद्योगपति इतना बड़ा जो एससी एसटी ओबीसी में हो? देश के 100 अरबपतियों की सूची आई, उसमें एक भी आदिवासी अरबपति नहीं, 1-1.5% दलित है, 1-1% ओबीसी है। तो ओबीसी के लोगों का पैसा कौन ले रहा है वहां? और आपको क्या दिया? अपने बेटा बेटी को कहा कि डीएम बनो, एसपी बनो, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, जुडिशरी में जाओ, और हमारे आपके घर के लिए क्या कहा? पहले शिव चर्चा कराओ, फिर कांवड़ लेकर जाओ, फिर उसके बाद सरस्वती पूजा कराओ, फिर उसके बाद नवरात्र का व्रत रखो। सारा आपका काम आप कर रहे हो और पैसा उधर जा रहा है। तो कहीं तो घोटाला हो रहा है क्या? ये बात समझने की है। पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए जगदेव बाबू, और मैं उनको अपना बहुत बड़ा आइकन इसलिए मानता हूं, उन्होंने 3 बातें कही थी, धन, धरती और राजपाट, 90 भाग हमारा। आज धन किसके पास है? 1% आबादी के पास 40.5% संपत्ति है। इस देश को पता होना चाहिए कि नहीं कि वो 1% आबादी कौन है जो इस देश की 40.5% संपत्ति लिए हुए है, और 50-80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज को मोहताज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 5 किलो अनाज को मोहताज किए गए लोग कौन सी जाति के हैं, ताकि हमें भी पता चले। हजारों साल से हमारे लोग गरीब, कमजोर, मजलूम रहे और आजादी के अमृत काल में भी वही हो रहे। और आरक्षण मिला उनको नौकरी देने का। आपको पता है देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% ओबीसी। दलित समाज जागा, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नायक और मसीहा माना और ललकार करके खड़ा हुआ, और इतनी ताकत से खड़ा हुआ कि आज की तारीख में किसी दूर गांव के इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तो छोड़ो, एक उंगली भी अगर तोड़ दो तो अगले दिन पूरा शहर का चक्का जाम करने की स्थिति में पूरा दलित समाज रखा है। वो अपने आइकॉन को मानता है, लेकिन ओबीसी को यह बात समझने में कितनी देर लग गई कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं, वो ओबीसी के भी आइकॉन हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के साथ और रामस्वरूप वर्मा के साथ और ललई सिंह यादव के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के साथ बाबा साहब अंबेडकर भी 90% वंचित शोषित जमात के आइकॉन हैं। इस बात को हम आपके बीच में कहने आए, और इसलिए ओबीसी महासभा से ज्यादा बेहतर मंच क्या होगा? सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा है? ओबीसी के साथ। आरक्षण कितना मिला मंडल कमीशन में? जोर से बोलिए, मिला तो सही में? कोई एक जगह बता दीजिए जहां 27% है। जोर से बोले, कोई जगह है क्या 27% है क्या? तो मिला कहां फिर? मिला कुछ और है जो झुंझुना बजा के नाच रहे हैं। आज तक ओबीसी किसी भी देश के संस्थान में 27% नहीं है। आबादी कितनी है? 1931 की जनगणना के मुताबिक आबादी कितनी है? 52%। आज कितनी होगी? अंदाजा लगाइए। भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, लेकिन सच बात यह है कि इस देश में ओबीसी की जनता कितनी है इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि ओबीसी प्रधानमंत्री ही जाति जनगणना का विरोधी बना बैठा हुआ है। इसलिए आज अगर इस देश को बचाना है तो जाति जनगणना पर पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिसका नेतृत्व ओबीसी करे। और देखना 52%, 60% आबादी ओबीसी की, आरक्षण मिला 27%, और उसके बाद भी उनको छीना गया और उनको कोई मौका नहीं मिला। और सबसे ज्यादा धर्म की गिरफ्त में कौन है? सबसे ज्यादा कौन है फंसा हुआ? सबसे ज्यादा हवन किसके यहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा पूजा पाठ किसके यहाँ हो रहा है? इसका मतलब आपका पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि कॉलेजियम में आपका कोई जज ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब पूजा ठीक जगह हो रही है क्या? एक छोटा सा किस्सा सुना तो बहुत समय हो गया है, लेकिन अगले 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ कि दादाजी गुजर गए, और ये सारे किस्से इस देश की जनता के नसों में हैं। पिताजी धार्मिक आदमी थे। एक आदमी आया और कहा कि अब इनकी आत्मा कहीं ऊपर रुकी हुई है,
अगर आप गौदान नहीं करेंगे तो पार नहीं होगी। तो गौदान कराया, नई गाय ले गया, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे में समझ जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद आए तो पिताजी ने कहा दादाजी की आत्मा कैसी है? कहे ऊपर बहुत मजे में है, गाय जब से गई है खूब दूध पी रही है उनकी आत्मा। एक दिक्कत है, सोने के लिए चारपाई नहीं है। नई चारपाई तुरंत दौड़ करके, पता नहीं जिंदा थे पिताजी तो इतनी सेवा हुई कि नहीं हुई, लेकिन जब वो गुजर गए तो उनकी आत्मा को कोई कष्ट न हो, इसलिए पिताजी ने नई चारपाई बनाकर दान कर दी। तो जिसको दान की वो लेकर घर गए। कुछ दिन बाद लौटे तो कहे कि दादाजी कैसे हैं? तो कहे गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, नई की चारपाई पर बढ़िया से सोते हैं। बस एक दिक्कत है, उनको जो है गया बाजार घूमने में दिक्कत होती है, तो एक साइकिल अगर मिल जाती तो थोड़ा बाजार उजार सुबह शाम घूमते चाय वाय पी लेते। तुरंत नई साइकिल लेकर के आए और ये सब देख रहा था उनका एक पोता, दादा का पोता और पिताजी का बेटा। अगली बार जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि दादाजी कैसे? तो जैसे ही उसने बताया कि नई की गाय का बढ़िया दूध पी रहे हैं, चारपाई पर बढ़िया सोते हैं और रोज सुबह शाम बाजार चाय पीने जरूर जाते हैं, तुरंत वो बच्चा खड़ा होकर बोला कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। सामने से वो बोला कैसे? तो कहा कि जितना तीनों चीज बाबू आप भेजे हैं ना, एक को दादाजी को नहीं मिले। वो आदमी बोला कैसे तुमको पता? तो कहा दादाजी ने हमको चिट्ठी लिख के भेजा है कि बच्चों तुम्हारा भेजा एको सामान हमको नहीं मिला। और सामने वाला आदमी गुस्से में खड़ा होकर कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो वो छोटा बच्चा खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने चारपाई भेजी थी, गाय भेजी थी और साइकिल भेजी थी। वो फकीर झोला उठाकर चला गया और उसकी दुकान उस परिवार में बंद हो गई, क्योंकि वहां एक बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा को लेकर के चेतना के साथ सवाल पूछा और हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसा दिया। हमारे पुरखे कबीर ने क्या लिखा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा। वो एक आदमी गया, वो नोटबंदी हुई थी कि जब काला धन आएगा, तो काला धन आया। 600 जिला है भारत देश में और उनका मुख्यालय 900 बन गया। हर जिले में अपने पार्टी का मुख्यालय बना हुआ। तो काला धन कहां गया? इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं? अब बाकी उसके बारे में पता लगाइएगा कि फकीर ने अपने झोले में क्या क्या भर लिया। तो जब नोटबंदी हुई तो एक आदमी गया, पुरानी वाली नोट जमा कर नहीं पाया तो सोचा दान कर दे, धक्का-धक चढ़ाने लगा, ये 500 ये 1000। बीच में एक आदमी दौड़ कर आया, रे मूर्ख, नोट बंद हो गई है और तू इनको चढ़ा रहा। वो आदमी कहा धीरे बोलो, तुमको पता है कि नोट बंद हो गए, हमको पता है कि ये नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़े पता है कि वाली नोट बंद हो गई। उसके बाद वो आदमी जोर से बोला कि भगवान थोड़े नहीं नोट लेते हैं, जिसको पता है उसको पता है कि अभी 500 1000 वाली नोट नहीं बंद हो गई है, अब इसको नहीं लेंगे। बताइए चंदा कौन लिया? कहां गया माल? नाम लेने की जरूरत नहीं, समझदार बेचारा भाई। हमारे तो एक पंडित राहुल सांकृत्यायन भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 90% से नहीं आते थे, वो समण थे और नारा दिया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुक्ति हो, और सप्त क्रांति के साथ समाजवाद का नारा देने वाले लोगों को हम अपना नायक मानते। ये बीपी मंडल की तस्वीर है और मंडल कमीशन को लागू करने का काम किसने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने काम करने का किया और वो समण जाति से आते थे। अर्जुन सिंह ने किया, लड़ाई लड़ी थी शरद यादव ने, लड़ाई लड़ी थी लालू यादव ने, रामविलास पासवान जी तब के गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। मजबूरी में हमारे लोग कितने कमजोर हो गए और बिहार में कुछ लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि बार बार पलट जा रहे हैं। अगर ये मजबूर न होते तो आज ताकत किसके हाथ में होती? तो लड़ाई लड़ी और आपको एक फैक्ट देकर जा रहा हूं, ओबीसी के लिए आरक्षण मिलना था मंडल कमीशन में
और दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन करने कौन बैठे थे पता है? सबसे ज्यादा रैली करने वाले का नाम था मान्यवर कांशीराम, और जंतर मंतर पर लागू कराने के लिए अनशन पर बैठने वाले जब लोग कोर्ट चले गए तो उसके खिलाफ बैठे थे रामविलास पासवान। ये है SC ST OBC की एकता, और जिसके लिए हम 90% की बात करते हैं। ये इतिहास नई पीढ़ी को पता ही नहीं, और इसलिए नहीं पता है क्योंकि शिक्षा आपको पता नहीं और आप अपने आईकॉन को जानते नहीं। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को गांव गांव पहुंचाया गया क्या? और आपके आरक्षण को जब लागू किया गया तो क्या नारा लगाया? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां, और उसके आगे गाली दी गई। आज भारत रत्न दे रहे हो, गालियां दी था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, और यहां मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। OBC समाज के लोगों देखो जाति के नाम पर क्या हुआ। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावन कर्पूरी और भैंस चरावन राम नरेश। यह अपमान जाति के नाम पर किसने किया? बड़ जात बंदियोला से या छोट जात नदियोला से? किसने नारा बनाया था? अहिरों की बुद्धि घुटने में होती है, 12 बजे के बाद खुलती है। ये भी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जब मुख्यमंत्री थे तो गंगा में आग लग गई, तो यहाँ पर भी एक आदमी ने खड़ा होकर कहा शूद्र जब मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? BP मंडल खड़े हुए कहे कि शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग तो लगी है तेल रिसने से, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसको मैं और भड़काऊंगा जब तक 90% कमेरा लोगों को उनका अधिकार, सम्मान और हक नहीं दिला सकता। बताओ गया के लोगों कॉलेजियम सिस्टम को गांव में समझा पाए क्या? नहीं समझा। लेटरल एंट्री जैसा एक चीज आया है, चोर दरवाजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है, बताओ उसको रोक पा रहे क्या? अगर लेटरल एंट्री, कॉलेजियम और प्राइवेटाइजेशन को नहीं रोक पाए तो जाति जनगणना की लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? इसलिए आज के सामाजिक न्याय सम्मेलन की असली लड़ाई को वक्त बहुत हो गया है। मैंने भी वक्त ज्यादा ले लिया, लेकिन इन भाषणों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितना मेहनत करके आयोजन किया गया, मंच पर इतने सम्मानित लोग बैठे, इन भाषणों का, इन कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर इस कार्यक्रम के बाद इस बात को गांव गांव पहुंचाने के लिए टोली बनाकर आप गांव में नहीं निकलेंगे तो तब तक इस बात को समझाने के लिए कोई नहीं आपके बीच में। सामाजिक न्याय आंदोलन मंच रिंकू जी और इनके साथी चलाते हैं, गांव गांव में सम्मेलन करते हैं, और उनका आदमी गांव में कथा करने आ जाता है और हमारा आदमी संविधान की कथा कहां नहीं शुरू कर देता। संविधान को गांव गांव पहुंचाना होगा। इसलिए आज आप भी अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, 3 बातें केवल लेकर जाइए। प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, क्यों? ताकि कलम और किताब शिक्षा बचाने की लड़ाई को आप लड़ सके, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने से बचा सके। इसके लिए पहली लड़ाई शिक्षा को बचाने की लड़ाई, और दूसरी लड़ाई लेटरल एंट्री, कॉलेजियम, मीडिया। मीडिया में हमारे लोग हैं क्या? विश्वविद्यालय में कुलपति हमारे लोग हैं क्या? अगर हमारे लोग वहां नहीं हैं तो हमारे लोगों को हिस्सा मिले, इस बात को पहले समझाना होगा गांव गांव। तब तीसरी, बीमारी का पता जब चल जाएगा तो इलाज कराने की दवाई देकर आइएगा। और आज के दौर में दवाई एक ही है, और उस दवाई का नाम है जाति जनगणना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज का आयोजन से तभी कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे जाते आते एक गुजारिश करूंगा कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना हो। बहुत शानदार बात कही थी अली अनवर साहब ने, उसी बात को आगे बढ़ा के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना है। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर का समाजवाद, अम्बेडकरवाद, मौलाना अब्दुल कयूम अंसारी का पसमानदा आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर का न्यायिक आंदोलन, जगदेव बाबू की शहादत, महामना राम स्वरूप वर्मा का इलेक्शन कमीशन, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव का आंदोलन, और तमाम
पावन। इसे उम्मीद के साथ मैं आदरणीय वीरेंद्र बाबू और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन अब गाँव-गाँव करिएगा, हम पूरे बिहार में, और आदरणीय उदय जी ने और तमाम लोगों ने ये बात कह दी, मैं फिर से कह के जा रहा हूँ सर, बिहार आंदोलन की जमीन है और हम जैसे लोगों को बिहार आके ताकत मिलती है, इसलिए बार-बार आपके बीच में आते रहेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपने मजदूरों के मिशन को पूरा करेंगे।